नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका CDP विद राहुल यूट्यूब चैनल पर। इससे पिछले वीडियो में हम लोग संज्ञानात्मक विकास के बारे में बात किए थे और आज जो है हम लोग नैतिक विकास के बारे में बात करेंगे, कैसे नैतिक डेवलपमेंट होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि नैतिकता होता क्या है। नैतिकता देखो, अच्छाई और बुराई में अंतर करने की क्षमता नैतिकता कहलाती है, मोरलिटी कहलाती है। अच्छाई और बुराई में अंतर करके उसके अनुरूप बिहेवियर करना नैतिकता कहलाता है। ठीक है ना, इसी को बोलते हैं नैतिकता। यानी आपके पास अगर अच्छाई और बुराई दो सिचुएशन आए और दो सिचुएशन में आप अपने तर्क या अपने दिमाग का इस्तेमाल करके किस सिचुएशन को पकड़ते हैं, ठीक है ना, यही आपकी नैतिकता दिखाएगा। यानी कहने का मतलब कि आप कितने ईमानदार हैं या कितने बेईमान हैं, ये दिखाएगा आपका नैतिकता। ठीक है ना, जो जितना ज़्यादा ईमानदार उसमें उतना नैतिक है और जो जितना ज़्यादा बुरा वो उतना अनैतिक है। यही होता है नैतिक और अनैतिक। इंग्लिश में कहते हैं मोरल डेवलपमेंट। तो मोरल डेवलपमेंट में जो सबसे ज़्यादा काम किया है वो है कोहलबर्ग। ठीक है ना। हालांकि मोरल डेवलपमेंट के बाद पियाजे भी करते हैं, सिगमंड फ्राइड भी करते हैं, एल्बर्ट बांडुरा भी करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी जो है ना यही सी कोहलबर्ग को मिला। कोहलबर्ग ने एक सिद्धांत दिया था, नैतिक विकास का सिद्धांत। आइए हम लोग उसको समझते हैं। इन्होंने, अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट थे, 72 यानी 72 बच्चों पर प्रयोग किया। 72 बच्चों पर प्रयोग किया जो कि 10 से 16 वर्ष का एज का था और नैतिकता को 3 स्टेज में, 3 लेवल में बांट दिया। ठीक है ना, यानी कि 3 स्तर में बांट दिया। पूर्व पारंपरिक अवस्था, पारंपरिक अवस्था और उत्तर पारंपरिक अवस्था, प्री कन्वेंशनल स्टेज, कन्वेंशनल स्टेज और पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। इसमें जो प्रयोग किया गया वो कहानी के माध्यम से प्रयोग किया गया, यानी कि टोटल 11 कहानी का प्रयोग किया गया। 11 कहानी इस 10 से 16 वर्ष के बच्चों को सुनाया गया। ठीक है ना, और इस कहानी से रिलेटेड, ठीक है ना, कुछ सवाल किया गया और उस सवाल के बेसिस पर इन्होंने नैतिकता को, यानी कि अच्छाई और बुराई के सोचने की क्षमता जो होती है ना, उसका पता लगाने के लिए 11 कहानी सुनाया गया 10 से 16 वर्ष के बालकों को। ठीक है ना, और उस कहानी के माध्यम से कुछ सवाल पूछा गया और उस सवाल जब पूछा गया तो कुछ ना कुछ आंसर जरूर देगा। तो उस जो बच्चों से आंसर मिला उसके आधार पर उन्होंने 3 लेवल में बात किया। हम लोग उसी लेवल का इस वीडियो में चर्चा करेंगे। क्वेश्चन 100% इस टॉपिक से आता है। पियाजे, वाइगस्की, कोहलबर्ग, ये तीनों जो है ना इस टॉपिक का, यानी कि विकास का, ये तीनों थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है और तीनों थ्योरी अगर आप समझ गए तो डेवलपमेंट को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो आइए हम लोग भी, इसमें से एक कहानी फेमस हुआ था, हाइनस या हिंज का कहानी। तो आइए हम लोग आपको भी ये कहानी सुनाते हैं और उसके बाद आप भी सोचिएगा कि क्या सिचुएशन होता है और उसमें क्या आप अपने नैतिक, यानी कि मोरल डिसीजन लीजिएगा। यूरोप में एक किसान था, ठीक है ना, जिसका नाम हिंज था। किसान था मगर गरीब था। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसान दुनिया में सबको खिलाता है लेकिन वो खुद भूखा सोता है। तो किसान गरीब किसान था। एक दिन उसको पत्नी को क्या हो गया, कैंसर हो गया। तो कैंसर हो गया तो वो गया हॉस्पिटल और हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर ने बताया कि आपके पत्नी को कैंसर है और इसके इलाज के लिए एक दवा आता है, ठीक है ना, वो आपको मंगाना पड़ेगा। तो हिंज वो दवा लेने, डॉक्टर का लिखा हुआ दवा लेने
दुकानदार के पास गया, मेडिकल दुकान में। अब मेडिकल दुकान वाला जो है उस दवाई जो है वो खुद वो मेडिकल स्टोर वाला ही बनाया था, ठीक है ना। तो वो उस दवाई को लेने गया, तो उस दवाई का दाम जो है $20,000 कहा। कितना कहा? $20,000। जबकि सरकारी रूप से उस दवाई का दाम था $200। अब हिंज ठहरा गरीब आदमी, उसके पास तो $20,000 था नहीं, ठीक है ना। तो वो दुकानदार को बहुत रिक्वेस्ट किया कि सर दे दीजिए, मेरी वाइफ बीमार है, हम जो है आपको बाद में कमा के रुपया दे देंगे। लेकिन उसने कहा कि हमने ये दवाई बनाई है, हम जो चाहे वो कीमत पर इस दवाई को बेचेंगे। अब ये बेचारा परेशान हो गया, तो ये अपने दोस्त के पास गया कर्ज मांगने, और कर्ज मांगने दोस्त के पास गया तो दोस्त कहा कि नहीं, मेरे पास भी पैसा नहीं है, ठीक है ना। हालांकि कुछ मदद किया $1,000, लेकिन यहाँ तो है $20,000। तो उसने क्या किया, बहुत हाथ पैर जोला, लेकिन उसके पास पैसा नहीं हुआ, और दुकानदार जो है वो देने के लिए तैयार नहीं था। अंत में, ठीक है ना, अब हिंज जो है सोचने लगा करे क्या, पैसा मेरे पास है नहीं $20,000, ठीक है ना, पत्नी हॉस्पिटल में है, ठीक है ना, और दुकानदार को कितना भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, दवाई हमको दे ही नहीं रहा। अब एक तरफ पत्नी और एक तरफ पैसा, ठीक है ना। अब उसको आ गया दुविधा। तो यहाँ पे दो सिचुएशन बनता है, या तो पैसा कमाओ और $20,000 लेके अपनी पत्नी को बचा लो, जो कि वो कर ही नहीं सकता है, या फिर अगर पैसा नहीं है तो अपने पत्नी उसका मर जाएगा। अब वो फंस गया क्या, दुविधा में। ऐसे ही दुविधा वाले सवाल बच्चों से पूछा गया, और बच्चों से जो जवाब आया, ठीक है ना, उसी के आधार पर ये सिद्धांत दिया कोहलबर्ग ने। अब आप भी सोचिए ये सवाल क्या क्या पूछा गया। पहला सवाल, ठीक है ना, हाँ ये कहानी पूरा हुआ कहाँ। उसके बाद जो है हिंज ने क्या किया, एक डिसीजन लिया। इसी को बोलते हैं नैतिक दुविधा। जब दो सिचुएशन हो और सिचुएशन में डिफिकल्ट, मतलब दोनों सिचुएशन समझ में ना आए हो, तो उसमें आप क्या डिसीजन लेते हैं, यही आपको आपकी नैतिकता को दर्शाता है, ठीक है ना। और इसी सिचुएशन को कहते हैं नैतिक दुविधा। यानी दो डिसीजन है, दो नैतिकता है। एक तरफ हम दवाई चुरा रहे हैं, वो भी गलत, एक तरफ पत्नी मर रहा है, वो भी गलत। अब इस सिचुएशन में आप क्या सोचते हैं और कितना बेहतर सोचते हैं, यही आपकी नैतिकता को दर्शाता है, ठीक है ना। तो हिंज ने एक डिसीजन लिया। वो जो है दुकानदार, रात को दुकानदार के पास गया और ताला तोड़ के दुकान से दवाई चोरी करके, ठीक है ना, अपने पत्नी को ठीक करा लिया। अब इसी से बच्चे को जो है ना सवाल पूछा गया बच्चों से। पहला सवाल, क्या हिंज को चोरी करना चाहिए था, ठीक है ना। क्या चोरी करना बुरी बात है? क्या सरकार उस दुकानदार को कानूनी रूप से जो $200 था उसको घटा के कम नहीं कर सकता था? क्या सरकार को इस मनमानेपन के लिए अंकुश नहीं लगाना चाहिए था? इसी टाइप का सवाल बच्चों से पूछा गया, और जो जवाब उधर से आया उसी के आधार पर नैतिकता को 3 स्टेज में, 3 लेवल में बांट दिया। पहला क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसका स्टेज है 4 से 10 ईयर का, और हर एक स्टेज को 2-2 सब स्टेज में बांटा है। पूर्व परंपरागत अवस्था, प्री कन्वेंशनल, इसमें क्या है, इसमें 2 स्टेज। पहला क्या है, दंड एवं आज्ञाकारिता की अवस्था, ठीक है ना, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट स्टेज। इस स्टेज में कोहलबर्ग कहते हैं कि इस स्टेज में है ना बच्चे की नैतिकता जो है वो माँ बाप के दंड पर डिपेंड करता है, माँ बाप या समाज के दंड पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। इस स्टेज पे नैतिकता को कोहलबर्ग ने 0 माना है,
क्यों? क्योंकि उसमें नैतिकता होती नहीं है। नैतिकता तो जबरदस्ती दिख रहा है कि माँ बाप के डर से जो है ना कोई काम वो करता है, इसलिए इस स्टेज को दंड और आज्ञाकारिता का स्टेज कहा गया है। दूसरा क्या है? सहायक उद्देश्य सापेक्षवादी अवस्था, ठीक है ना। इसमें कहा गया क्या कि इस स्टेज में बच्चा जो है ना मतलबी होता है। वो कोई काम अपने मतलब को बुनाने के लिए करता है। मतलब ये कहने का मतलब कि अगर इस स्टेज का बच्चा को ये कहो कि रे बाबू 5 रुपया देते हैं, 10 रुपया देते हैं, चीनी ले जाओ, तो पता है क्या बोलेगा? चीनी तो ला देंगे, चॉकलेट खिलाएगी, ठीक है ना। इस स्टेज में क्या है? अदला बदली का भावना रहता है। तुम अगर उसको 5 रुपया देगी तो वो तुमको 5 रुपया देगा। देखते नहीं है भाई बहन में जो झगड़ा होता है, बहन 1 थप्पड़ मारा, भाई 2 लप्पड़ मारा, ठीक है ना। यही स्टेज है ये, ठीक है ना। वो उसको 5 लप्पड़ मारा, वो उसको पैर खींच लिया, ये भी उसका पैर खींच लिया। तो अदला बदली का जो है इसमें बहुत, इस स्टेज में बहुत ये रहता है, गुण रहता है। दूसरा क्या होता है? बच्चा कोई भी काम करता है ना, वो इस डर से नहीं करता है, इस काम से ये नहीं करता है कि हमको कुछ मतलब अपना मन से करता है। वो कोई भी काम करेगा इस मतलब से करेगा कि उसमें कितना दंड मिलेगा, ठीक है ना, या कितना उसको अच्छाई मिलेगा, इसलिए कोई काम करता है। जैसे कि अगर उसको बच्चे को लगेगा कि हमको जो है ना कहीं जाना है, तो वो पूछेगा पहले हमको मम्मी से पूछने दो, उसके बाद कोई काम करेंगे। या उसको खाना खाना है, कितना देखें गोलू बच्चा जो है वो जो है ना 4 गो रोटी भी खाएगा तो मम्मी से पूछ के। वो कौन सा स्टेज में है? इस स्टेज में है, दंड और आज्ञाकारिता का स्टेज। इस स्टेज में बच्चा क्या करता है? कोई भी डिसीजन, कोई भी नैतिक निर्णय वो दंड और पनिशमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। इस स्टेज का बच्चा से पूछेगा क्या हिंज ने चोरी करना सही था, तो वह कहेगा हाँ चोरी करना बुरी बात था, चोरी किया तो दवाई चुराएगा तो उसको पुलिस पकड़ के ले जाएगा, ठीक है ना। तो ये इस स्टेज का खासियत है। दूसरा क्या है? कन्वेंशनल स्टेज, पारंपरिक अवस्था। ये था पूर्व पारंपरिक, ये था पारंपरिक। पारंपरिक अवस्था, कन्वेंशनल स्टेज। इसको भी 2 कैटेगरी में बांटा गया। पहला का नाम है अच्छा लड़का, अच्छी लड़की। और दूसरा सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने का अवस्था, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की अवस्था। गुड बॉय एंड गुड गर्ल स्टेज और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस स्टेज भी को कहा जाता है। यानी कि कन्वेंशनल स्टेज, पारंपरिक का 2 सब स्टेज बताया है, ठीक है ना। ये 10 से 13 वर्ष की आयु में है। इस स्टेज में कोहलबर्ग कहता है कि इस स्टेज में ना बच्चों में माँ बाप या समाज में अच्छा बने रहने की प्रवृत्ति प्रबल रहता है। यानी कि वो जो कोई इस समय में नैतिक निर्णय लेगा तो उसका ये चेक करेगा कि इससे हम समाज या अपने मम्मी पापा के नज़र में, ठीक है ना, अच्छा बनेंगे या बुरा। अगर वो कोई नैतिक निर्णय ले रहा है और उससे उसको प्रशंसा मिल रहा है, समाज या उसके मम्मी पापा उसको अच्छा बोल रहे हैं, तो वो निर्णय लेगा। अगर नहीं मिल रहा है तो वो नहीं लेगा, ठीक है ना। इस स्टेज की ये अच्छा लड़का और अच्छी लड़की की खासियत है। इस स्टेज में क्या करता है बच्चा? बड़ों की नज़र में एकदम खूब पॉलिश मारेगा मम्मी को, तुम सबसे बढ़िया, तुम सबसे अच्छा, ठीक है ना, तुम्हारे लिए तो हम जान दे देंगे,
इस स्टेज की खासियत होता है। मतलब कि किसी से काम लेना है ना, तो उसके लिए मतलब उसको जैसे तेल मारो स्टेज, इसको सीधा बोलो, ठीक है ना। मतलब एकदम से मक्खन लगाने वाला स्टेज, मक्खन लगाते रहो और उस जिससे तुमको जो चीज़ चाहते हो उससे करवाते रहो। दूसरा सिस्टम में क्या, इस स्टेज में जो है कानून व्यवस्था, यानी कि समाज द्वारा बनाए गए कानून, ये सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की व्यवस्था, ठीक है ना। ऑर्डर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस स्टेज इसको बोला जाता है। सामाजिक व्यवस्था बनाए रख, समाज यानी जो भी समाज में कानून बनाया गया है, ठीक है ना, या जो भी लॉ एंड ऑर्डर बनाया गया, तो इस स्टेज में मानता है कि नहीं, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सबसे ऊपर है। अगर हिंज ने दवाई चुराई है, ठीक है ना, तो उसको सजा हर हाल में मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो इस स्टेज में क्या होता है कि कानून व्यवस्था जो है ना वो बना, मतलब उसको मेंटेन बहुत करता है। कोई चीज़ सही है तो सही है, कानून के नज़र में अगर सही है तो सही है, और कानून के नज़र में अगर गलत है तो वो चीज़ गलत है। यानी दो इसके स्टेज का खासी बात समझे, एक तो बड़े या अच्छे के नज़र में, बड़े या समाज के नज़र में अच्छा बना रहने का कोशिश करता है, यानी वो वही नैतिक निर्णय लेगा या वही काम करेगा जिससे वो समाज या अपने पेरेंट के नज़र में अच्छा बन के रह सके। दूसरा क्या होता है, कानून व्यवस्था को बनाए रखता है कि कानून को तोड़ फोड़, मतलब कानून को तोड़ने में जो है ना उसके लिए वो मना करता है। ये था। तीसरा स्टेज है, इसी में लगा दो, उत्तर या पश, ठीक है ना, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। इस स्टेज में 13 से ऊपर, इस स्टेज में बच्चों में नैतिकता आ जाता है, ठीक है ना। यानी कि इस स्टेज का भी दो खास बात है, इसमें हर एक स्टेज में दो है। पहला क्या है, सामाजिक अनुबंधन का सिद्धांत। स्टेज सामाजिक अनुबंधन, ठीक है ना, सोशल कॉन्ट्रैक्ट स्टेज। और दूसरा है सार्वभौमिक नीतिपरक अवस्था, सार्वभौमिक नीतिपरक अवस्था। यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल स्टेज, ठीक है ना। देखिए, उत्तर पारंपरिक अवस्था 13 वर्ष से ऊपर का ये स्टेज है। इस स्टेज में क्या होता है, दो स्टेज, एक सामाजिक अनुबंधन सोशल कॉन्ट्रैक्ट स्टेज, और एक होता है सार्वभौमिक नीतिपरक अवस्था, यानी कि यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल स्टेज। इस स्टेज में का जो पहला है, इसमें बच्चा ये समझने लगता है कि माँ बाप के द्वारा जो हमको सिखाया गया है, ठीक है ना, वो गलत भी हो सकता है। इस स्टेज में ये पहला सामाजिक अनुबंधन में, इस स्टेज में बालक ये समझने लगता है कि बच्चा जो है ना, उसका मतलब एक व्यक्ति का निर्णय दूसरे व्यक्ति के निर्णय से गलत भी हो सकता है। और इस समय बच्चों में ये गुण आ जाता है कि रूल और नियम वही सही है जो जनता के लिए, जनता को लाभ पहुंचाए, ठीक है ना। यहाँ से नैतिक जो है ना एकदम अच्छे से बच्चों में मतलब प्रॉपर आने लगता है इस स्टेज 13 उत्तर पारंपरिक अवस्था में। इसका दूसरा स्टेज क्या है,
सार्वभौमिक नीतिपरक अवस्था, यानी कि इस स्टेज में ये बच्चा कहता है कि कोई भी निर्णय जो है ना, कोई भी नैतिक निर्णय अपने स्वयं के विवेक पे आधारित होता है। यानी कि अगर इस बच्चे को लगेगा कि हमें ये काम करना चाहिए तो वो करेगा, और नहीं करने का उसका दिल करेगा तो कितना भी कोई कोशिश कर ले वो नहीं करेगा। इस स्टेज में ही उसके लगने लगता है कि सरकार जो है ना वो अगर गलत करता है, ठीक है ना, तो उसका विरोध करो, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हमको लगता है कि सरकार गलत कर रहा है तो हम क्या करेंगे, उसका विरोध करेंगे। और आप देखिएगा कि अगर कोई लड़का या लड़की को माँ बाप जो है ना पूरा जिंदगी पालता है, ठीक है ना, जब 15-20 साल 22 साल का हो जाता है तो वो किसी लड़की लेके फुर हो जाता है, ठीक है ना। कारण क्या होता है? कारण ये होता है कि वो भी इस स्टेज पे है, ठीक है ना, और उसको लगता है कि नहीं माँ बाप जो है ना हो सकता है हमारा गलत हो, ठीक है ना, ये सही है, तो दोनों सही और गलत में से जो है ना एक को चुन लेता है, जो उसको सही लगता है वो उसके साथ वो चला जाता है, ठीक है ना। इसलिए इस स्टेज में वो अपने स्वयं के विवेक से नैतिक निर्णय लेता है, ठीक है ना, किसी के बहकावे में नहीं आता है। और इस सामाजिक अनुबंधन में उसको ये पता चल जाता है कि सरकार द्वारा या समाज द्वारा बनाया गया कानून भी गलत हो सकता है अगर वह समाज के कल्याण के या समाज के हित के लिए नहीं है। और दूसरा स्टेज में कहता है कि अगर समाज के हित के लिए वो कानून नहीं है तो हम उसका क्या करते हैं, वो विरोध भी कर सकता है। यानी कि उस समय नैतिक निर्णय जो है आपको वो अपने स्वयं के खुद के विवेक पे लेगा। यही था कोहलबर्ग का थ्योरी। कोहलबर्ग ने टोटल नैतिकता को 3 स्तर में बांटा, पूर्व पारंपरिक अवस्था, पारंपरिक अवस्था और उत्तर पारंपरिक अवस्था। इसको पश्च पारंपरिक अवस्था भी कहते हैं। हर एक स्टेज का 2-2 स्टेज बताया। शुरुआत का जो 2 स्टेज है उसमें ये बताया कि बच्चा जो है ना दंड के दर से कोई नैतिक निर्णय रखते, यानी जिस काम में उसको दंड मिलेगा वो काम वो नहीं करेगा, जो काम में दंड नहीं मिलेगा वो काम वो करेगा। दूसरा स्टेज में क्या होता था, अदला बदली का भाव आता है बच्चा में कि अगर किसी बच्चा को 1 लप्पड़ मार देगा तो बदले में वो भी तुमको मार देगा, तुम हमको मारा हम भी तुमको मार देगा। और दूसरा क्या होगा, अगर उसको कोई चीज़ सामान लाने बाजार से दो कहेगा कि 2 रुपया का हम भी चॉकलेट ले लेंगे, तो ये भाव बनाता है। तीसरा में क्या होता है, पूरा एकदम नियम कानून, समाज का जितना नियम कानून है पारंपरिक अवस्था में वो सबको एकदम दिल से मानता है और बड़ों की नज़र में अच्छे बनने रहने का क्या करता है, अच्छा रहना चाहता है और वही काम करेगा जो उसके मम्मी पापा या उसके समाज को जो है ना अच्छा लगता है। तीसरा में क्या पता चलता है कि मम्मी पापा भी गलत हो सकता है, ठीक है ना, और यही पता चलता है कि समाज द्वारा जो कानून हमको इतना दिन से थोपा जा रहा था, ठीक है ना, वो भी जो है ना अगर उससे किसी समाज को फायदा नहीं हो रहा है, उससे समाज में कल्याण नहीं हो रहा है या हम मतलब भला नहीं हो रहा किसी का, तो उस कानून को बदला भी जा सकता है। और तब वो स्वयं के विवेक से निर्णय लेता है और कितना भी कोई कुछ को हो कि कितना भी कानून लगाए लेकिन उसका निर्णय बदलता नहीं है। भगत सिंह को देखा था, 17-18 साल का था, ठीक है ना, और निर्णय लिया कि हम जो क्या करेंगे, देश को आज़ाद कराएंगे, जान भी देना पड़ा, आज़ाद करेंगे। उसमें वो ये स्टेज पे था, ठीक है ना, भगत सिंह। तो उन्होंने क्या किया, विद्रोह कर दिया और अंत में फांसी पे चढ़ गया। तो उस समय ये कौन निर्णय लिया, ये इस स्टेज का निर्णय लिया अपने खुद के विवेक से कि जो भी गवर्नमेंट हमको दे रहा है, जो कानून बना रहा है, वो कानून क्या है, गलत है और हम उसको नकारते हैं। भले ही हम फांसी पे चढ़ जाएंगे लेकिन आपके कानून को नहीं मानेंगे, ठीक है ना। यही था तीनों स्टेज। इससे सिचुएशनल को समझना इसलिए ज़रूरी है कोई भी चीज़ को कि इससे सिचुएशनल क्वेश्चन आपसे पूछेगा। जैसे एक क्वेश्चन आपको बताते हैं कि राम जो है वो इनकम टैक्स देने से मना करता है, ठीक है ना, क्योंकि उसको लगता है कि सरकार जो इनकम टैक्स लेती है उसको सही जगह पे यूज नहीं करता है। तो बताइए कोहलबर्ग के नैतिक विकास के अनुसार
राम नैतिक अवस्था के किस स्टेज पे है? यानी कि क्वेश्चन से आप क्या समझ रहे हैं कि वो सरकार का विरोध कर रहा है क्योंकि उसको गलत लग रहा है कि हम जो पैसा दे रहे हैं वो वेस्ट जा रहा है। तो यानी खुद के विवेक से वो निर्णय ले रहा है। तो कौन सा स्टेज होगा ये? सार्वभौमिक नीति परक स्टेज मार दीजिएगा आराम से, ठीक है ना। इसलिए समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है ना। और पियाजे ने भी बताता होगा, टाइम अगर मिलेगा तो हम पियाजे के पढ़ा देंगे। वैसे पूछता उछता नहीं है उतना इंपॉर्टेंट पियाजे। सिगमंड फ्राइड तो पर्सनैलिटी थ्योरी में हम पढ़ाएंगे ही। हाँ, इस थ्योरी के लिए उसका आलोचना भी हुआ, कोहलबर्ग का। आलोचना क्या क्या हुआ? सबसे पहले ये क्या किया कि जो 72 यानी 72 बच्चों पे प्रयोग किया था ना, इसमें सिर्फ किसको लिया? पुरुष को लिया। इसलिए जो है इसको आलोचना लिया कि आप जो है ना लिंग रूढ़िबद्धता किए कि पुरुषों का नैतिक सोच और महिला का नैतिक सोच दोनों का सिचुएशन अलग अलग होता है। आप जो सैंपल लिए सिर्फ पुरुष का लिए, ठीक है ना, महिला का नहीं लिए। महिला को भी लेना चाहिए ताकि महिला का और पुरुष का दोनों का थिंकिंग जो है ना अलग अलग होता है। दूसरा क्या हुआ? इन्होंने यूरोप के बच्चों पे ही प्रयोग किया है। भारत के बच्चों पे प्रयोग किया, कहीं और देश का बच्चों का सैंपल नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? इसलिए वो जो है ना सामाजिक सांस्कृतिक रूप से, अरे भारत का सोच और इंग्लैंड का सोच, दोनों का सोच अलग भी तो हो सकता है। दोनों का डिसीजन, दोनों का थिंकिंग अलग अलग भी तो हो सकता है। तो ये दो चीज़ पर उसका सामाजिक सांस्कृतिक पर आलोचना हुआ कि आप जो है ना नमूना जो लिए 72 बच्चों का सिर्फ यूरोप के बच्चों के पर प्रयोग करके ये थ्योरी दे दिए। तो हो सकता है यूरोप और इंडिया का जो आदमी है वो दोनों का तो थिंकिंग अलग अलग हो सकता है। दोनों का नैतिक सोच, मोरल थिंकिंग एक जैसा तो नहीं होगा ना, ठीक है ना। और दूसरा, पुरुष का मोरल डिसीजन और महिला का मोरल डिसीजन दोनों का तो हो नहीं सकता है सेम हो। तो सामाजिक संस्कृति पर और ये लिंग पर इसका आलोचना हुआ। अब इसमें क्वेश्चन, नैतिक दुविधा किसको कहते हैं? तो नैतिक दुविधा हिंद जो फंसाता है, एक तरफ पत्नी एक तरफ वो दवाई, तो उसको बोलते हैं नैतिक दुविधा, ठीक है ना। और इस नैतिक दुविधा को सॉल्व करने के लिए जो थिंकिंग करते हैं, तर्क करते हैं, उसी को कोहलबर्ग ने कहा नैतिक तर्कना। क्या कहा? नैतिक तर्कना। और ये नैतिक तर्कना 10 से 16 वर्ष के बच्चों में ज्यादातर, ठीक है ना, 10 से 16, 6 से 10 साल के बच्चा में नैतिक तर्कना, तर्क जो है ना प्रारंभ हो जाता है। कोहलबर्ग ने कहा 6 से 10 साल के बच्चों में, ठीक है ना। तो ये था आज का क्लास। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। भाई सब्सक्राइबर को थोड़ा सा बढ़ाओ, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।